सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। एक तरफ सियासी दर्जा हम देख रहे हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि अगर मैं कहूं कि रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है तो गलत नहीं होगा। और दूसरी जानिब मुल्की मईशत से भी कुछ हौसला अफजा खबरें नहीं आ रही हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक गैर मुल्कियों ने 7 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी निकाल ली है। और आज ही खबर ये आई कि बैरूनी जो फाइनेंसिंग उसमें नाकामी पर IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मौखर होने का इम्कान भी है। अच्छा, एक तरफ मईशत की ये सूरत हाल है और दूसरी जानिब सियासी मुकाबले ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तेज़ाबी तकारीर हो रही हैं, जज्बाती किस्म के रद्द अमल आ रहे हैं। फिर सियासी जो इस्तेहकाम है इसकी फ़ज़ा आखिर कैसे बनेगी। इसके साथ ही PTI ने मुस्लिम लीग के गढ़ लाहौर में जलसे का ऐलान किया है और इस पर मुस्लिम लीग नून कितनी परेशान है, ये सब मेरे ख्याल से हम मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं कैसा उनसे जान लेते। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर जी मैरिटाइम अफेयर्स के। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए, तशरीफ़ लाने के लिए। शेख से पहले तो आपकी मिनिस्ट्री के बारे में पूछ लेती हूँ, कैसी चल रही है, आने के बाद क्या क्या कुछ सही किया, क्या क्या चैलेंजेस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामुदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। डॉक्टर फ़िज़ा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपसे बातचीत हो रही है और ख़ास तौर पे आपने मेरे मिनिस्ट्री के बारे में पूछा। देखिए, ये मिनिस्ट्री बड़ी अहम मिनिस्ट्री है मैरीटाइम्स की दुनिया में। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, वैसे कम ही सियासतदानों को मुझसे बात करके अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। आप बड़े खुले खुले सवाल करती हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है, होना भी यही चाहिए एक दूसरे जी। असल मैरीटाइम अफेयर या ब्लू इकानमी आजकल दुनिया में इसको ये भी नाम दिया जा रहा है। ये एक बहुत पोटेंशियल है इसमें। दुनिया में इससे जो तेल के बहुत बड़े बड़े ज़ख़ीरे निकले हैं यहाँ से, और जो भी जहाज़ रानी है, जो पोर्ट्स हैं, उसमें ज़्यादातर आमदरफ़्त से फ़ायदा उठाया जाता है। मेरी मिनिस्ट्री में तमाम मछलियों की एक्सपोर्ट भी इधर ही है, शिप ब्रेकिंग भी है, और 3 बड़ी अहम पोर्ट्स हैं। कराची की बंदरगाह है, ये पोर्ट कासम है और गवादर पोर्ट है। तो पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि खुशकिस्मती से इस वक्त दुनिया के हमारे जो इर्द गिर्द पोर्ट्स हैं ना, वो काफ़ी मसरूफ़ हो चुकी हैं, उनके पास जगह नहीं है। जैसे सलाला पोर्ट या दुबई पोर्ट, तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारी पोर्ट की तरफ सब की नज़रें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डीप सी पोर्ट है। आजकल दुनिया में बड़े जहाज़ सिर्फ कम्पिटिटिव हैं। पहले 4-5 हज़ार कंटेनर के आजकल हमारे जो पोर्ट्स पे आ रहे हैं ना, ज़्यादातर वो जहाज़ आ रहे हैं। लेकिन दुनिया में अब 18-20 हज़ार कंटेनर का रिवाज है, और वो सिर्फ डीप सी में आ सकते हैं, और वो हमारे पास वो वसाइल है। तो अभी हमने मुख्तलिफ कंपनियों को, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को, जैसे AD पोर्ट्स है अबू धाबी की जो, और फिर DP वर्ल्ड है, फिर हैचिसन है, ये हांगकांग की बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की बड़ी कंपनियों में से। और रिसेंटली हमारे यहाँ दिलचस्पी ले रहे हैं मार्क्स लाइन। हमारे पास मसला हम कह सकते हैं वसाइल का है जी। वसाइल बिल्कुल हर जगह, पैसा तो हमारे यहाँ है ही हर जगह। हमारी चाहे रेल बननी हो, जो मॉडर्न, हमने उसको टेक्नोलॉजी ठीक करना है, नहीं उसकी रफ्तार तेज़ करनी है। कोई भी जगह आप कहेंगी ना, हमारी रोड्स की लिंक है। अभी गवादर पोर्ट को हम पूरी तौर पे लिंक करेंगे, तो उसका, क्योंकि आजकल गवादर से माल ज़्यादातर जो जाते हैं ना, वो पहले कराची जाते हैं, कराची से ऊपर, लेकिन कराची तो ख़ुद पोर्ट है। तो गवादर को हम अगर कम्पिटिटिव ज़्यादा बेहतर बनाना है, तो डायरेक्ट अच्छे रोड का लिंक होगा अफ़गानिस्तान तक, साउथ चाइना तक। आगे तो बने हुए हैं रोड, हमने कोई कुछ 300-400 किलोमीटर का रोड है जो हमारा अभी बाकी है। तो अभी एयरपोर्ट बना है गवादर में, बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जिसमें A380 जहाज़ जो बहुत बड़ा कार्गो भी ले के जा सकते हैं, वो भी हैंडल करने की उसमें गुंजाइश है। इफ्तिताह हो रहा है, अगले महीने हो जाएगा। चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो खुद इफ्तिताह में करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इत्तफाक समझिए कि इस वक्त हमारी पोर्ट्स पे सबको ज़रूरत पड़ रही है। एक तो हमारे मैरीटाइम अफेयर में जितने इदारे हैं ना, वो प्रॉफिट मेकिंग है, उसमें कोई भी इदारा यानी KPT, लेकिन KPT को हमने ज़्यादा प्रॉफिटेबल इस तरह, जैसे 2023 जून में KPT का प्रॉफिट सिर्फ 2 अरब रुपए था,
अभी 2024 जून में वो 2 अरब 10 अरब हो गया। अच्छा शेख साहब, ये मुल्की मईशत के हवाले से ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं इस आपकी मिनिस्ट्री से हट के ज़रा, तो ये सब ये जो रिपोर्ट है जी सरमायाकारी के हवाले से कि जी स्टेट बैंक रिपोर्ट कर रहा है कि जी 7 करोड़ 80 लाख डॉलर का सरमाया है वो निकाल लिया गया है, सरमायाकारी जिन्होंने कर रखी थी वो निकाल रहे हैं, तो ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है। इसको सुनने के बाद ज़ाहिर बात है लोग परेशान हो। देखिए ये हमारी ओपन इकानमी है, लोग आते भी रहते हैं, किसी महीने ज़्यादा सरमाया आ जाता है, किसी महीने वो निकाल लेते हैं। अब आप देख लीजिए कि पिछले 9-10 महीने में पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया का बेस्ट मार्केट है, ये 40,000 से 75,000 हो गया इंडेक्स उसका, और रोज़ आज भी 600-700। अच्छा मुझे तो ऐसी खबर सुन के बड़ी खुशी होती है, और हर किसी को जारी बात है अपने मुल्क के बारे में मईशत अगर बेहतर हो रही है तो अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, ये अच्छी बात। और जब भी कभी मईशत के हवाले से कोई बुरी खबर हम सुनते हैं या रिपोर्ट पढ़ते हैं फिर उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स को कोट करते हुए सवाल पूछते हैं तो बजाते खुद भी तकलीफ के साथ पूछ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन आप सोचिए ना, रेटिंग कंपनीज ने 2 बड़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बहुत अच्छे मुश्किल के हालात हैं, हमारे मुश्किल बहुत तकलीफ़ में हैं हम, लेकिन मैं पहले से इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ आपसे। मुझे बल्कि याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप इलेक्शन से पहले गालिबन मेरे प्रोग्राम में थे और आपने कहा था कि अगर आपको मौका दे दिया जाए, वजारत ख़जाना दे दी जाए, आपको याद होगा, तो आपके पास कुछ प्लान्स हैं, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छे जो रिज़ल्ट हैं वो अचीव कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। मेरी तो आप फिर आइडियाज़ भी देते रहते हैं। देता मेरी जो पॉलिटिक्स में मैं आया हूँ ना, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आज से 37 ईयर्स अगो आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, बिजनेस से है। मेरी फैमिली 142 साल से 140-42 साल वो बिजनेस में है। कलकत्ता बिफोर पार्टीशन, आगरा और मद्रास और फिर कराची हमारा बिजनेस था। तो लेकिन अभी औरंगजेब साहब तशरीफ लाए हैं, यकीन जानिए कि मैं बड़ा उनका मद्दाह हूँ, वो बड़े अच्छे तरीके से, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो मेहनत है, जो एफ़र्ट वो कर रहे हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने कहा, एक खाना था उसमें उन्होंने कहा कि मैंने 40 साल की ज़िंदगी में पिछले जो 3-4 हफ्ते गुजरे हैं वो सबसे टफ़ थे, कि क्योंकि इसमें बड़ा मुश्किल है जब दूसरे मुल्क अभी डिमांड कर रही हैं, IMF हमें कह रही है कि और तकरीबन $12 बिलियन की फाइनेंसिंग अरेंज करें, तो हर मुल्क से हम, और फिर जब आवाम पर टैक्सों का बोझ आता है तो आवाम तो फिर सीखपा होते हैं। आवाम पे देखिए टैक्सों का बोझ आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन हमारे कुछ तबके दे रहे हैं ज़्यादा टैक्स और कुछ बिल्कुल नहीं दे रहे। सर तनख्वाहदार तबका तो बहुत ज़्यादा टैक्स देता है। में ठीक है, तनख्वाहदार तबका देते हैं, और वही क्योंकि टैक्स नेट में होता है तो और हो जाता है। हम चाह रहे हैं ना कि ताजिर है ना, वो उनको ज़्यादातर आपको टैक्स नेट में रहना चाहिए, लेकिन वो फिर एहतजाज शुरू कर देते हैं। देखिए 19% हमारा रिटेल और होलसेल ट्रेड है। ये जो एक ऐसे सब सॉरी बात काट रही है, जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनके पॉइंट्स भी वैलिड होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इमोशनल कार्ड नहीं खेल रहे होते कि बाकायदा अगर मैं ब्लैक मेलिंग कह दूँ तो गलत नहीं, क्योंकि हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। देखिए 19% मैं आपको बताऊं ना, उनका हिस्सा है हमारा, क्योंकि मेरा अपना उनसे बड़ा तल्लक है गहरा, तो मेरे बहुत करीबी लोग हैं। तो ट्रेड और रिटेल ट्रेड में पाकिस्तान की टोटल इकानमी का 19% है, लेकिन टैक्स 1% आता है उसमें से। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर है, 22% पूरा हिस्सा है इकानमी में, उसका भी टैक्स नहीं आता हमारे से। तो बाकी जो 22 और 19 निकाल के 41% से तो टैक्स बहुत कम मिलता है, बाकी लोगों पे टैक्स का बोझ ज़्यादा पड़ जाता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं हम कि उनसे टैक्स लें, और उनको समझा रहे हैं, उनको भी हमने कन्विंस करना है, क्योंकि मुल्क का मफाद इस वक्त ये है। टैक्स के बगैर देखिए अभी भी हमारा टैक्स ज़्यादा नहीं है, दूसरे मुल्कों में उनकी कौमी आमदनी का 15, 16, 17% टैक्स है कम से कम हमारे नेबरिंग कंट्री में, और हमारा 10.5% है। ये अगर नया टैक्स जो हमने लगाए हैं ना, इस साल 4,000 अरब रुपए का नया रेवेन्यू लेना है, उसमें से 1,500 या 2,000 के नए टैक्स हैं, तो उसके बावजूद हमारा ये मुआशी इस्तेहकाम हम सुनते थे, सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, बिल्कुल अग्री करते हैं हम इस बात से। सियासी इस्तेहकाम तो सर आने का नाम ही नहीं ले रहा, कि जब से हुकूमत आई है, इलेक्शन हो गए था, हुकूमत आ जाएगी, मतलब सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। फिर PTI के हवाले से आए दिन जो खबरें आती रहती हैं, अभी जो कल गिरफ्तारियाँ हुई पार्लियामेंट में जो हुआ, उस पर खैर स्पीकर का बयान भी आया, लेकिन PTI वाले कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो गोंगलू से मिट्टी झाड़ी गई। और देखिए ना, PTI वाले
10 साल से यही काम कर रहे हैं ना। जब चाइना के प्रेसिडेंट यहाँ आना था प्रेसिडेंट शी ने 2014 की 14 में जब धरना दिया हुआ था उन्होंने, तब भी उन्होंने धरना दे दिया। कोई भी पाकिस्तान के डेवलपमेंट की बात नहीं कि आप दुरुस्त कह रही हैं कि जब तक सियासी इस्तेकाम तो माशी इस्तेकाम तो इम्पॉसिबल। तो लेकिन क्या किया जाए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। उस वक्त भी हम कहते थे कि आके चार्टर ऑफ इकॉनमी के, आज भी हम इनसे कह रहे हैं। अब वो जलसे की इजाज़त दे दी, बड़ी मुश्किल से तो इजाज़त उनको मिली, लेकिन वो सारा लिखाया गया उनसे, रिटर्न परमिशन थी कि ये अपनी शराइत जो थी 40। अब वो बात सिर्फ 4 घंटे के अलावा जो बातें उन्होंने की, अब देखिए 9 मई तो हो गया, उसमें इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी अफवाज के जो अहम शख्सियात हैं उनके सबको पामाल किया गया। अब बात अभी जलसे में कल फिर वही चीज़ें दोहराई गई। बल्कि तो बानी चेयरमैन पीछे के तो बयानात यहाँ तक आ रहे हैं कि जी कोई पता नहीं पहले बात चल रही थी, अब कोई बात नहीं होगी, और अलीमन गंडापुर ने जो किया बिल्कुल सही किया है, यानी वो उनके साथ खड़े हो गए हैं, उनको डिफेंड करे, बल्कि कह रहे कि जो माफ़ी मांगेगा वो पार्टी छोड़ के चला जाए। ये तो मजीद मजीद फ्रस्ट्रेशन की तरफ नहीं जा रहा मामला? बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन है। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, कल एक प्रोग्राम में बड़ी अच्छी शैला रज़ा जो पीपल पार्टी की, उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी MQM के साथ जो हशर हुआ है, आज अल्ताफ़ हुसैन को कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है, क्योंकि नेगेटिव पॉलिटिक्स की है ना, तो इनका भी वही हशर होने वाला है। जब ये किसी को तरफ आते ही, देखिए मुल्क में जब हम इलेक्शन लड़ते, इलेक्शन में वो वोट लिया है, पॉपुलैरिटी है, लेकिन वो पॉपुलैरिटी को उनको चाहिए ना कि उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने लोगों को कुछ डेवलपमेंट होगी तो तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। आगे हम भी थोड़ा सा बढ़ते हैं। अभी आगे उन्होंने वो जो लाहौर में जलसा कर रहे हैं, उसके लिए भी बड़ी तैयारियां करके वो बैठे हैं। तो लाहौर में जो जलसा होगा उसमें भी यही सब कुछ देखने को मिलेगा। और साथ ही राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये भी कह दिया है कि जी अली मीन को कहा था कि जी ज़रा अटक का पुल आप पार करके दिखाएं। तो क्या जो पंजाब है वो PTI के लिए नो गो एरिया है? नहीं जी, किसी पार्टी के लिए कोई नो गो ना एरिया है, ना होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि जो कुछ बातें हो रही हैं उससे क्या मुल्क को कोई फ़ायदा हो। इजाज़त है हर एक को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की, लेकिन वो इजाज़त क्या, जो चीज़ें हैं कि आप अपनी डिफेंस फोर्सेस को, जो कि हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो कि शहीद हो रहे हैं, और उनके खिलाफ बातें का क्या तल है। एक तरफ बिल्कुल लाइन क्रॉस नहीं करनी। मैं आपको बताऊं, एक तरफ तो कहते हैं कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए, दूसरी तरफ वो कहते हैं हमने बात ही करें इस्टेब्लिशमेंट से करनी, बातें भी उन्हीं के खिलाफ बातें करनी जलसों में, और बात भी उन्हीं से करनी। अच्छा, ये बात अभी खुलकर सामने की बात कोई चल रही थी, क्योंकि बानी चेयरमैन PTI ने कहा है कि पहले हमारी बात चल रही थी, 6-7 लोग थे हमारी तरफ से बात करते थे, अब ये बात नहीं होगी। इट मीन्स के इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात चल रहे थे। वो उन्होंने कहा है तो चल रहे होंगे, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। ज़रूर बयान दिया है ना उन्होंने, साफियों से उन्होंने बयान दिया तो मैं समझता हूँ कि चल रहे होंगे, अगर उन्होंने बयान दिया है। और ये भी उन्होंने कहा, देखिए ना बात वही तो मैं कह रहा हूँ कि किसी तरफ वो आते ही नहीं है। जब तक अगर आप खुद बात करना उनसे चाहते हैं, और बातें जब जलसा होता है तो उन्हीं के खिलाफ सारा बातें करते हैं। 9 मई भी सारा उन्हीं के खिलाफ हुआ। अब बताइए कल प्रेस वाले 9 मई के किरदार है, अभी तक एफरे किरदार तक नहीं पहुंच सके। ये कितनी बड़ी हमारी दुनिया के सोचने की बात है ना। लेकिन ये हुआ इंग्लैंड में, आपने लंदन में, और ये देखा उन चंद दिनों में जो कुछ जो थे जिन्होंने इंतशार फैलाया वहाँ पे, और जिन्होंने ख़राब की लॉ एंड ऑर्डर सूरत से, उनको पकड़ के सजाएं दे दी। हमारे यहाँ वो उसको 1.25 साल से लेके बैठे हैं, कोई फैसला करें ना। क्या अदलिया हमारी, या तो हमारे जज कम हैं, या क्या सिर्फ अदलिया भी मैं देखता हूँ कि आईनी बातों पे ही है। आम आदमी की तो वहाँ भी मैं नहीं देखता कि कोई बात हो रही हो। जजों को फुर्सत नहीं है, 60,000 केसेस वहाँ पड़े हुए हैं। तो क्या फिर फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप तहरीक इंसाफ का, खासतौर पर बानी चेयरमैन खान का? देखिए, मैं उनका वेल विशर हूँ, मैं PTI का। वो एक नई पार्टी आई है, और देखिए ना, हर एक का अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देने का हक है। लेकिन वो सियासी तौर पे रहें, वो बात कोई करें कि जो लोगों के फ़ायदे की बात है। अगर वो लड़ाई झगड़े में ही रहेंगे तो मैं शैला रज़ा से एग्री करता हूँ कि लोग उनको छोड़ जाएंगे। लोग तो देखिए अपने वसाइल में पड़े हुए हैं। जब मैं अपने एरिया में जाता हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उनके बिचलारों के बिजली के बिल हैं, उनके स्कूल की फ़ीसें हैं। वो महंगाई में इस वक्त वाकई हकीकत है, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, जो कि अब कम हुई है। इस माह में 9.6 हुई है, जो एक जब हमने हुकूमत संभाली पिछले 16 महीने पहले, तो उस वक्त 26-27% थी या और ज़्यादा थी। तो महंगाई कम, लेकिन उसके बावजूद इतनी महंगाई है क्योंकि डिवैल्यूएशन हुआ है बहुत ज़्यादा। तो बजाय कि हम सोचें बैठ के कि मुल्क कैसे आगे बढ़ाना है, दुनिया कैसे आगे चली गई,
जो हम मुल्क से हमारे करीबी मुल्क हैं। वैसे महंगाई का जो मामला है, ज़ाहिर बात है आवाम जो है इसको इतना सरोकार नहीं होता कि सियासत में क्या चल, लोगों को तो इकनॉमिक्स या इकॉनमी की जो टर्म्स हैं वो भी नहीं पता होती। आम जब आप शहरी से मिलते हैं, आम नाजरीन जो टीवी भी देख रहे हैं, तो वो कहते हैं हमें नहीं पता है। मैं ना बताओ ये क्या क्या चीज़ें आप नाम ले रहे हैं, आप बताएं कि महंगाई कब कम होगी, बिजली के बिल कब कम होंगे, हमारी इतनी आमदन है और इसमें हमारे बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी चला लें इतना बिल आ जाता है। तो महंगाई की जिम्मेदारी तो सिटिंग गवर्नमेंट पर ही आती है। तो अभी जारी बात है पीपल्स पार्टी ने भी वजारतों का बोझ नहीं उठाया, स्मार्ट प्ले किया, विदाउट एनी डाउट स्मार्ट प्ले किया। जरदारी साहब ने आईनी ओहदे ले लिए, वजारतें आप लोगों ने ली। अब जो आप लोग महंगाई का कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये PMLN के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा आइंदा हुकूमत बनाने के लिए? ये बहुत बड़ा चैलेंज है जी। हमने कई बार इजहार किया है, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि अपनी हम सियासत की जगह पे हमने रियासत को बचाने का सोचा है। हमारी सियासत को बड़ा फ़र्क पड़ा है। हम जब जाते हैं अपने एरिया, आपने बड़ी दुरुस्त बात की, उनका तल्लक इन इकनॉमिक फिगर से तो नहीं है ना। हमें वो मुझे कहते हैं, मतलब मैं उनका नुमाइंदा हूँ, मैं 93 से 7 इलेक्शन MNA के कंटेस्ट कर चुका हूँ। मुझे वो कहते हैं कि बिजली के बिल हमारे पास नहीं है, हमें कोई उधार दे दे, हमें कोई पैसे इमदाद कर दे। हज़ारों लोग इस तरफ हैं, तो वो हमें उनकी परेशानियों का इल्म है, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुल्क को इस वक्त स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत थी। तमाम इदारों में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नुकसानात हो रहे हैं और जो इदारे सही तरह नहीं चल रहे उनमें रिफॉर्म्स करें। ये लॉन्ग टर्म है, मैं कहूँ कि चंद महीनों में हो जाएगा ना। हम कोई सबक बाग दिखा रहे हैं, लेकिन सब मिलकर इसमें हमें बड़ी रेजिस्टेंस दे रहे हैं। जैसे आपने खुद कहा कि जब तक सियासी माहौल अच्छा नहीं होगा, बाहर की दुनिया में एतबार नहीं करेगी। हाँ। अब लेकिन IMF जैसा इदारा, अभी तक उनका स्टाफ लेवल 2 महीना पहले हो गया, अभी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा उनका, लेकिन मुझसे इतना 2 महीने लेट हो गया ना। तो ये वो भी देखते हैं कि इनके अपने मामलात क्या चल रहे हैं। तो और दुनिया का जो बाकी हमारे दोस्त मुल्क हैं वो भी परेशान हैं इस पे कि ये अपने कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं ये मुल्क की बेहतरी की बात करते। ठीक है जी, चलें जी सर, आपका लास्ट कमेंट में चाहूँगी। आए दिन ये कहते हैं कि जी आप लोगों की हुकूमत के एक बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अब अपना ये जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि इनकी तो अपने मामला बड़े खटाई में जाते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आए दिन ये बयान देते रहते हैं कि जी अभी 31 अक्टूबर को हुकूमत जा रही, तो 30 अक्टूबर को हुकूमत जा रही। हाँ, PMLN वाली तरह से कह देते हैं कि 32 अक्टूबर को जा रही, जो कि आना ही नहीं कैलेंडर पे। ये अपने जो है ना वोटर्स को दिलासा दे रहे हैं और अपने आप को भी दिलासा दे रहे हैं, अपने आप को भी दिलासा। ठीक है, आगे देखिए कोई सिचुएशन चेंज नहीं होगी, ये चाहिए। मैं तो इनको हमेशा इन्वाइट करता हूँ, हर वक्त कहता हूँ कि आप भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, इनके जो तो आए बैठ जाएं। कोई गलतियाँ हमारी भी होंगी, देखिए बैठ के, जब तक हम एक ही है ना पाकिस्तानी है, कोई डायलॉग क्यों ना करे। जब डायलॉग हमें वो कहते हैं ये तो चोर डाकू है ना, हमने इनसे बैठना है, अभी बताइए इस तरह कैसे मामला चले? ठीक है जी, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, तशरीफ़ लाने के लिए। और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक पर मेरे साथ मौजूद होंगे अहमद ओवैस साहब, और उनसे जानने की मैं कोशिश करूँगी कि PTI वाले क्यों कन्फ्यूजन का शिकार है। बानी चेयरमैन PTI कुछ और बयान दे रहे हैं, और PTI के जो कुछ लोग हैं वो आके माफ़ी भी मांग रहे हैं, और बानी पेटे ने साफ साफ कह दिया कि अली बिन गंडापुर ने जो बातें की हैं मैं उनके साथ खड़ा, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, और जो माफ़ी मांगेगा वो पार्टी से बाहर चला जाए। क्या है, गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। अहमद ओवैस साहब से बात, उन सब ने हमारे सामने माफियाँ भी मांगी और कहा कि अली बिन गंडापुर भी माफ़ी मांगेंगे। वो खुद कैटेगोरिकली कहा। अब कोई बात एक दिन में तो कुछ बयान है, दूसरे दिन कुछ बयान है, क्या किसकी बात पे एतबार किया? बहुत शुक्रिया जी। अहमद ओवैस साहब मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में कल रात जो कुछ हुआ वो सियासत के लिए अच्छा है, और ना ही सियासत से जुड़ी मईशत और माशरत के लिए नेक शगुन। विफाकी दारुल हुकूमत में विफाक की अलामत पार्लिमान में उस वक्त पुलिस की भारी नफरी दिखाई दी जब कौमी असम्बली का इजलास इख्तिताम को था। पुलिस एहलकार पार्लिमान के तमाम दरवाज़ों पर खड़े हो गए, और फिर सबसे पहले PTI के रहनुमा शोएब शाहीन की उनके दफ्तर से गिरफ्तारी की खबर आई, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं उनके घरों पर छापों की इतलात ने पार्लियामेंट में फिर मौजूद अपोजिशन पर पुलिस के अज़ाइम वाज़े कर दिए। वो जान गए कि जी 8 सितंबर का वो जलसा जिसे वो हुकूमत के लिए सितमगर बनाने चले थे, खुद उनके लिए सितमगर साबित हो रहा है। इसी सितमगर जलसे में कप्तान के खैबर पख्तूनख्वा के लिए इंतखाब के खिताब ने जलती पर तेल डाला।
खिलाड़ी जान गए कि वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की इखलाक से गिरी हुई तकरीर, सतही जुमले बाजारी अंदाज और फौज के खिलाफ फर्जा सराई पूरी पीटीआई के गले पड़ चुकी है। और फिर कल पार्लियामान में पुलिस ने अंदर घुसकर पीटीआई के बाज़ अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार किया, जिस पर आज कौमी असम्बली के इजलास में पीटीआई ने एहतजाज भी किया और स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट में इन गिरफ्तारियों का नोटिस भी लिया और गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली को रिहा करने का हुक्म भी दिया। स्पीकर का कहना है कि वो इस सारे वाक़ये के इंक्वायरी भी करवाएंगे और जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन भी लेंगे। यानी स्पीकर ने कह दिया है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली के ऐलान और इकदाम से ऑपोजिशन का गुस्सा किसी हद तक कम हो जाना चाहिए कि उन्होंने बहरहाल नोटिस तो लिया, अब ऑपोजिशन आगे क्या करने जा रही है। इसके साथ आज बानी पीटीआई अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए एक बार फिर से एस्टैब्लिशमेंट पर बरस पड़े। कहा है कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट ने धोखा दिया है। उन्होंने बिलवास्ता राब्तों का भी एतराफ़ किया और कहा कि हमारे 5-6 लोग बातचीत कर रहे थे। कप्तान ने एस्टैब्लिशमेंट से मजीद बातचीत ना करने का भी ऐलान कर दिया है। आज की जो अहम ये जो पेशरफ्त है, सियासी डेवलपमेंट्स हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। अहमद अवैस साहब, सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अहमद अवैस साहब, पहले तो ये समझ नहीं आ रही कि कप्तान साहब ये कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट पे भी बरस रहे हैं, उन्होंने कहा 5-6 लोग बातचीत कर रहे थे और अब हम बातचीत नहीं करेंगे। पहले भी जब ये बातें सामने आती थी कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, तो आपके जो पार्टी के लोग थे वो कहते थे बिल्कुल नहीं हो रही है, इस तरह के बयान देते थे। आप कप्तान साहब इस तरह का बयान दे रहे हैं कि पहले बात हो रही थी अब नहीं हो रही, ये क्या गुत्थी है? देखिए, ये जो हरकत कल हुई है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितने वो डेस्परेट हैं और कितने खौफज़दा हैं। एक जलसा जो किया और उस जलसे में इन तमाम रुकावटों के बावजूद जितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे वर्कर्स की और आवाम की शिरकत हुई है और जितने रास्ते इन्होंने बंद किए और वहाँ पे जो बदमज़गी भी हुई वो सिर्फ इस वजह से हुई कि रास्ते बंद किए हुए थे, लोग पहुँच नहीं सके वक्त के ऊपर। और फिर वक्त की पाबंदी कभी आज तक की जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको नज़र नहीं आएगा कि सियासी जलसे के ऊपर आप वक्त की पाबंदी लगाएं कि जी 7 बजे ख़त्म हो जाएगा, 7:01 से आप काउंट डाउन शुरू कर देंगे कि ये आप वायलेशन हो रही है और उसके ये सज़ा होगी और ये कुछ होगा। ये इस वक्त जो है ये उजलत में जिस किस्म के ये काम किए हैं और पहले कानून ही एक इट्स अ ब्लैक लॉ, ये जो है इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ इन वायलेशन ऑफ सिविल फंडामेंटल राइट्स एज enshrined in the Constitution। तो इसलिए ये मैं आपसे कहूँगा कि इसके ऊपर जो इमरान खान ने जो रिएक्शन दिया है वो बिल्कुल जायज़ है और एट द सेम टाइम स्पीकर की तरफ से जो एफर्ट्स हुई हैं वो अप्रिशिएबल है। और लेकिन ये सिर्फ एफर्ट इस हद तक नहीं होनी चाहिए, इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचना चाहिए। वो तमाम पुलिस ऑफिसर चाहे वो आईजी से लेके वो डाउन द लाइन कौन कौन थे, उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, वरना वो तकद्दुस कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट का है, जो तीनों इंडिपेंडेंट पिलर्स जो है पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो पार्लियामेंट का तकद्दुस जो है वो पायमाल किया गया है और दानिस्ता किया गया है। अगर इसके ऊपर कोई एफर्ट नहीं होती, उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट के लिए कार्रवाई नहीं की जाती, तो इसके बहुत भयानक नुकसान आगे आएंगे, क्योंकि गिरफ्तारियों करने से पार्टी ख़त्म नहीं होती। बिलखसूस एक ऐसी पार्टी जो एंट्रेंच्ड है, जो आवाम के अंदर उसकी डीप डाउन उनकी रूट्स हैं। आप देखिए कि 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया इन तमाम पाबंदियों के बावजूद और सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई। अभी भी रिगिंग के ऊपर और मैसिव रिगिंग के ऊपर इन्होंने जो सीटें चोरी कर ली वो अलग है। तो इन सारी सूरत हाल को अगर आप सामने रखें तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो हुआ है उसका एक पॉजिटिव हल यही है कि स्पीकर साहब ने जो बात इनिशिएट की है उसको एक कंक्लूजन तक लॉजिकल कंक्लूजन तक 2022 में आपकी जो हुकूमत पार्लियामेंट लॉजेस में क्या किया था? पुलिस दरवाज़ा तोड़कर, आपको याद होगा कि ये JUI के सलाहुद्दीन साहब थे, अंदर गई और उनको किस तरह गिरफ्तार किया गया। मतलब आप बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो PTI के साथ हो रहा है ये शायद मकाफात अमल है। नहीं, ये कह देना काफ़ी नहीं है कि मकाफात अमल है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को तो इसको उठा के फेंक दें। क्या अगर आपने स्कोर विनिंग के ऊपर ही आ जाना है ना, ये अगर देखिए ना, इसका मतलब है कि और वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर तो कोई नहीं गए थे। ये तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर आके जो हरकत हो रही है
ये उससे कई स्टेप आगे है। और अगर एक गलत काम किसी वक्त भी हुआ है, उसको आज भी हम गलत कहें और कहें कि उस वक्त भी गलत हुआ था, आज भी गलत है, तो बजाय इसको कि आप कहें कि हम एक स्टेप आगे लेके बताएंगे कि हम इससे भी ज़्यादा बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो एस्टेब्लिशमेंट है हमारी बैक के ऊपर, तो फिर ये मामला कभी ख़त्म नहीं होगा। और ना सिर्फ ये कि ख़त्म नहीं होगा, बल्कि आइन जो है वो प्रैक्टिकली रिडंडेंट हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, और हो चुका है। और ये एक नेकेड डेमोन्स्ट्रेशन है पाकिस्तान में कि रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदला गया है। आप देखिए ना कि वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट तो एरोड हो गया बिल्कुल। अब रूल ऑफ लॉ की जगह रूल ऑफ अथॉरिटी आ गया, वो भी नेकेड डेस्पोटिज्म आ गया। वो इस तरह पार्लियामेंट चलाएंगे। अच्छा अहमद वैसे स्पीकर ने बात की है ना खुल करके, जो गिरफ्तार अरकान उनको रिहा कर देना चाहिए। एक बात सिर्फ बात करनी काफी नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, गिरफ्तारियां तो आज हैं तो कल। एक मिनट, आप यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ बात पंजाबी में कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ रहे हैं? बिल्कुल, ये मिट्टी झाड़ने वाली बात है। स्टेप लेना तो कोई एक प्रैक्टिकल स्टेप ले, उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हो, उनके डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाए उन तमाम पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कि उन्होंने ये पार्लियामेंट के तकद्दुस को जो पामाल किया है, इसकी तो बहुत सख्त पनिशमेंट होनी चाहिए। ये कह देना काफी थोड़ी कि ये इट इज सफिशिएंट है, ये बात दोहरा दें आपके। अच्छा अहमद वैसा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, अहमद वैसा मेरे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अहमद ओवैसा मेरे साथ मौजूद है। अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। कप्तान ने कहा कि धोखा दिया गया है, ये भला ये क्या, ये धोखा क्या है, किसने धोखा दिया, क्या हुआ, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये नहीं, देखिए ना, धोखे वाली बात तो ये है ना कि जिस तरीके से पहले आपने अलाउ किया कि जी एक जगह फिक्स है, यहाँ पे वो जलसा होगा, और उस जलसे कभी सियासी जलसों के ऊपर भी आपने कभी वो टाइम वॉच लेके भी खड़े हुए, आज तक तो नहीं देखे। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, उसके बाद आप वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री को उठा के देखें। पाकिस्तान से पहले की अंग्रेजों का पीरियड जो था, जब इंडिया की जंग आज़ादी चल रही थी, उसकी हिस्ट्री उठा के देखें। सियासी जलसों में भी कभी पाबंदी हुई है कि ये वक्त के ऊपर इतना बड़े खोलेंगे, लेकिन जो शराइत थी वो सारी शराइत आप लोगों ने पहले मंजूर की थी ना कबूल लोगों को। मुझे कबूल सवाल ये है कि शराइत तो अब उस वक्त तो हमने जलसा करना है, हम उन शराइत को कबूल करने का मतलब ये तो नहीं कि ये इन शराइत की पाबंदी जो जिनकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ही नहीं है, जिनके अंदर ऐसी शराइत जो है उनको पूरा नहीं किया जा सकता। कानून भी इसके ऊपर बड़ा क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे तो फिर वो आपकी बात से सर वो याद आ रहा है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। जी क्या कहा आपने? मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ये मुहावरा फिट नहीं आता आपकी बात पे जो आप बात कर रहे हैं? नहीं, ये इस पे नहीं आता। देखिए ये अच्छा। तो इसके ऊपर नहीं आता, ये उनके लिए वो ऐसा बात ये कर रहे हैं, इनको तो जो गलत बात कर रहे हैं। सवाल तो ये है कि कहते हैं कि आपने इफ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, तो आप सर ये मामला तो फिर बहुत बिगाड़ की तरफ नहीं जाता दिखाई दे रहा है। इस तरह के सख्त बयानात आ जाना, फिर साथ कप्तान साहब ने यहाँ तक कह दिया कि अली मीन गंडापुर ने कुछ गलत नहीं किया है, और जो माफ़ी मांग रहा है पार्टी में से वो पार्टी छोड़ दे। यानी वो खुलकर अली मीन गंडापुर साहब के जो अल्फाज थे उसको डिफेंड कर रहे हैं, और जो उसमें माफ़ी मांगेगा आपकी पार्टी में से, कप्तान ने साफ कहा कि फिर पार्टी से बाहर होगा वो। अभी देखिए ये बात जब आगे चलती है, किस टोन में, किस पैराए में वो बात उनसे हुई है, और क्योंकि ये दोनों बातें उन तक तो उन्होंने तो गंडापुर की बातें भी नहीं सुनी होंगी, इसलिए ये उनको इतना रेलेवेंट नहीं समझा जा सकता इस मसले के ऊपर जितना ये मामलात रेलेवेंट है जो सामने हमारे हुए हैं। इसलिए उसको बुनियाद नहीं बनाया जा सकता इस काम के लिए। एक आदमी जेल में है, उसके ऊपर कोई तो उसको सहूलत कोई असर नहीं है, ना वो न्यूज़ टीवी के ऊपर सुन सकते हैं, ना वैसे ये इस जलसे के मुतालिक जो तकारीर हुई है ना उन्होंने वो सुनी, ना इनके रिएक्शन देखे, ना इनका वहाँ पे रास्ते बंद करके इन्होंने जो उनके आपस में बैटिंग हुई। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि सब कुछ होगा?
हाँ जी, आपको उम्मीद थी कि यही सब कुछ होगा? मुझे यकीन था कि ये जरूर जो है, ये कहते हैं ना कि भटियारा अगर नुमाजी है तो जरूर कोई दगाबाजी है कि ये जो अलाउ किया है इन्होंने जलसा, ये इस आउट ऑफ दिस ये कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे कि ये चाहेंगे कि ये फिर एक 9 मई को दोबारा से उजागर करने की कोशिश करेंगे जो लगा हुआ है। अब भूल जाते हैं कि 9 मई का वाकया जो है उसको अगर तारीख के पैराए में देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था उसके मुकाबले में ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन हुई है, जितना छोटा सा गुनाह है। वो जो रनिंग कोर्ट रूम में जजेस फंक्शन कर रहे थे, अंदर हमला किया, जजेस को भागना पड़ा वहां से और कोर्ट रूम तोड़ दिए इन्होंने। वो वाकया तारीख में बनाया नहीं जा सकता। दैट रिफ्लेक्ट्स फाशिज्म, फाशिस्ट जहन की अक्कासी करते हैं इनका वो वाकया। और उन्हीं दिनों में इन्होंने वो ये जो नवाज शरीफ थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, गौहर अयूब साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने कहा कि गौर को कहा कि गौर मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि एक रात के लिए मैं चीफ जस्टिस एजाज अली शाह को जेल में बंद कर दूं। इन्वर्टेड कॉमा में उसने अपनी किताब इन द कॉरिडोर ऑफ पावर उसमें लिखा हुआ है, और आज तक ये तौफीक नहीं हुई कि उसको ये झुटला सके या उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। अच्छा, 21 तारीख को भी जो अभी का लाहौर का जलसा होने जा रहा है, उसमें भी आपको यही उम्मीद है कि ये सब कुछ होगा, फिर भी आप लोग जलसा करेंगे? होगा जरूर। देखिए ये है ना, ये यानी आप लोग भी सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं मुदव्वर साहब, आप लोग भी हमदर्दियां लेना चाह रहे हैं, इसका मतलब है? देखिए, हमदर्दी तो अवाम की हमदर्दी तो बढ़ रही है हमारे साथ, क्यों नहीं बढ़ेगी? वही ना, तो फिर आप लोग भी इसलिए बाहर आना चाह रहे हैं कि आप लोगों को पता है कि फिर हुकूमत इस तरह करेगी तो फिर आप लोग सियासी शहीद बनेंगे, आप लोग के साथ सिंपैथीज होंगी। नहीं, हमदर्दी बढ़ने की बात नहीं है, एक नुक्ता नजर है। अच्छी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती हैं वो अलाउ करती हैं जलसा, इसलिए कि जलसे में जब अपोजिशन एक स्टांस लेती है। यानी आपको लगता है कि आप लोग जब बाहर आएंगे और आपके साथ ऐसे होगा तो हुकूमत का इमेज भी उतना ही खराब होगा जितना आप लोगों का होगा? जी, क्या कहा आपने? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको ये लगता है कि जब आप लोग बाहर आएंगे और आप लोगों के साथ लाहौर के जलसे में अगर ऐसा होता है तो जैसे अब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं, तो आप लोग अपनी तरफ से हुकूमत को बिल्कुल करेंगे और हम बिल्कुल बाहर आएंगे भी, और कोई ऐसी हमको इस बात को अंडरटेकिंग तो देके नहीं आएंगे कि हम लाहौर का जलसा नहीं करेंगे। सही, ठीक है। अच्छा, आगे फिर क्या समझा जाए? जो कप्तान साहब ने बड़ी सख्त लैंग्वेज और अल्फाज का इस्तेमाल किए हैं और उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट से कोई रब्ता अब नहीं होगा, अली मीन गंडापुर साहब के बयानात को सपोर्ट भी कर दी है, तो आगे फिर ये जो मामला है ये मजीद खटाई की तरफ जाता दिखाई देते? क्योंकि आप लोगों के तो बड़े इस तरह के बयानात सामने थे, आए थे कि जी हुकूमत आज गई कल गई, तो आप लोगों का तो मामला खुद खराब होते दिखाई दे रहे हैं। ये मामला, ये ऑप्शन तो इनकी थी ना जो हुकूमत संभाल के बैठे हुए। ये पीसफुल माहौल तो इन्होंने क्रिएट करना है और एजिटेशन की तरफ मामलात को ले जाने के लिए भी गलत पॉलिसी दानिस्ता तौर पे इन्होंने हरकत करनी है और वो कर रहे हैं। ठीक, इसलिए कर रहे हैं। चलें, ठीक है जी, जी कंप्लीट कर लें। वो एजिटेशन जी वो सूरत के रखना चाहते हैं, वो इसलिए रखना चाहते हैं कि उनको पता है कि वो तो बिल्कुल उनकी तो अवाम में जड़ ही कोई नहीं है। एक वाटर बबल के ऊपर खड़े हुए, वो किसी वक्त भी कोलैप्स करके गिर जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुदव्वर साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।